Assalamu alaikum, Khwatin and Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. पिछले 3-4 दिन ऐसे गुजरे कि मैं एक्चुअली आपको शायद सही तरह से एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ. Obviously, as you all are aware, most of you at least are aware, Amna's father passed away on Friday. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. May Allah bless his soul, and may Allah give strength to Amna's entire family to deal with this very significant loss. So, um, Thursday I got a text from Amna. उससे पहले भी मेरी उनसे ऑन एंड ऑफ बात हो ही रही थी. वो भी मुझे अपडेट कर रही थी, मैं भी उनसे अपडेट्स ले रहा था. But Thursday afternoon, she sent me a text which was an indication that things weren't looking so good. And then Friday morning, Uncle passed away. As you and I both know, Amna was very, very, very close to her father. So I was a little worried for her as well. मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं फ्राइडे को ही उनके पास पहुंच जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को जो मुझे फ़्लाइट मिली थी वो शाम की थी 7 बजे की, और मुझे लगा कि मुनासिब नहीं होगा. बाय द टाइम आई गेट देयर इट वुड बी व्हाट आई थिंक अराउंड 10 PM. सो बट आई डिड एंड अप गोइंग टू सी हर ऑन सैटरडे. एंड आप सबका बहुत प्यार, आपकी दुआएं मिल रही थी. आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए आमना की खैरियत पूछने के लिए. बट सैटरडे अल्हम्दुलिल्लाह देन व्हेन आई मेट हर, तो बाय दैट टाइम उन आई थिंक जो इनिशियल एक जो सदमा ट्रॉमा होता है लूजिंग समवन हु सो डियर टू यू, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो शी वॉज़ ओके विद इट, बट आई थिंक उनको काफ़ी हद तक थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ गया था. एक तो ऑब्वियसली इट्स हर स्टोरी टू टेल, और मैं चाहूँगा कि जब वो वापस आएँ, और वो आ रही हैं कल होपफुली इंशाल्लाह. टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस रिव्यू ऑन संडे. आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम लाहौर. आई वाज देयर yesterday. I met her, I met the family, I met Kamran bhai, I met auntie. Everybody was there. So the good thing is that the family is together. जो कि इस तरह के बहुत एक बड़े सदमे के वक्त मेरे ख्याल में आपकी फैमिली ही एक दूसरे का सहारा बनती है. सो सब वहीं पे थे, सबसे मुलाकात हुई. और बाकी आई थिंक इट्स बेस्ट दैट आमना नरेट्स एंड शेयर्स हर द जर्नी पिछले 3-4 दिनों की, और जिस तरह के इमोशन से वो गुजरी हैं. बट ऑन हर बिहाफ एंड ऑल्सो फ्रॉम माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल. इंस्टाग्राम पे व्हेन आई पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ आमना, मुझे बहुत आप बड़ी तादाद में आप लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, डीएम्स आए कि आप आमना की खैरियत जानना चाहते थे, आप आमना को अपना प्यार पहुंचाना चाहते थे. तो मैंने आपके बिहाफ पर आमना को आप सबका प्यार पहुंचाया, आप सबकी दुआएं पहुंचाई. और एक्चुअली मैं जब कल आमना से मिला तो मुझे ख़ुद को बहुत हौसला हुआ और तसल्ली हुई. अगेन इंशाल्लाह वन शी इज़ बैक, और जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगी, तो जैसे मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ की इस बहुत ही एक ट्रैजिक मौके के ऊपर, तो आई एम श्योर आप लोग भी उनसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे. सो या बाकी की जो भी ये गुफ्तगू है मैं इंशाल्लाह आमना के साथ करूँगा. और मैं अपने एंड से मैंने, हमारी टीम ने, हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ा सा पॉज करेंगे अपनी वीडियोस को भी. जो हमारी गर्ल्स हैं सारी, उन्होंने ये कहा कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी दे वांटेड टू स्टॉप पोस्टिंग फॉर अ व्हाइल. एंड सो व्हेन आई मेट आमना yesterday, and
She asked me, she's like, are you recording? Or I said, no, I didn't. एक तो I obviously genuinely didn't feel like recording. And दूसरा I was like, it's, I mean, I didn't feel right. मेरा सहार का इंटरव्यू भी था और I wanted to hold it for more time. And, she said that Abu would want us to work. And then she said कि the day that he passed away, Friday, he had an online class scheduled. And she was like कि यार वो इस टाइम में भी और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे थे उन्होंने खुद काम करना नहीं छोड़ा, तो हम कौन होते हैं कि हम बोलेंगे यार हमने काम नहीं करना. And she said that Abu would have wanted us to continue working. So लगाओ, just let's get on with it. I was like यार ये जो एक पैशन आमना के अंदर है काम को लेके और एक कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर. ऑब्वियसली शी हैज़ टेकन आफ्टर हर फादर. और जब कल मैं बैठा हुआ था वहाँ पे और फैमिली के लोग बैठे हुए थे और जिस तरह की वो अंकल के बारे में बातें बता रहे थे, वाक़यात बता रहे थे, इंसिडेंट्स बता रहे थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत सीखने को मिल रहा था सबकी बातों से. और वो उसी सब की झलक आमना में भी नज़र आती है माशाल्लाह. सो आई वाज लाइक या ओके, मैं जिस माइंडसेट से गया था, ऑब्वियसली आई वाज वरीड अबाउट आमना एंड इतनी बड़ी एक चीज़ हुई होती है. यू ऑल्सो डोंट नो as the other person how you process that emotion and how you're supposed to then convey it to the person who's actually dealing with the tragedy. तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज सा था, बट मुझे आमना से मिलके एज आई सेड मुझे बहुत तसल्ली हुई, हौसला हुआ. And then she said I'm going to be back on Monday inshallah and Tuesday we record. I was like okay, whatever you want. So Sunday today I'm recording this video for you, and inshallah Monday she's going to be back, and then Tuesday inshallah we're going to record our first video, Amna and I, which inshallah you'll get to see on Wednesday. तो बाकी की सारी फिर ये जो बात है इंशाल्लाह अब आमना के साथ कंटिन्यू करेंगे. आज बहरहाल मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ. एक्चुअली आई वाज meant to record one video on Friday. मेरी पहले तो खैर आमना और मैं दोनों ही हमने प्लान किया था कि हम फ्राइडे को रिव्यू आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे. देन थर्सडे जब आमना का टेक्स्ट आया, अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो फिर आई वाज meant to record on Friday, but then Friday अंकल पास हुए. तो मैं बिल्कुल, मेरी जहनी हालत मेरी भी ऐसी नहीं थी कि मैं उस दिन रिकॉर्ड करता, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था. तो मैंने जो फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी उसमें आपके साथ जंजीरें, शेदाई और राजा लंदन का, इन 3 ड्रामों का रिव्यू आपके साथ शेयर करना था. मैंने देखे हुए थे, लेकिन अब क्योंकि आज मैं संडे को रात को 9:50 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने एक्चुअली फिर डॉक्टर बहू की भी 2 एपिसोड्स देख ली और हमराही की भी एपिसोड्स 2 देख ली, इस जुस्तजू में कि जी वो पिछले हफ्ते जो उन्होंने इतना बड़ा एक हमारी नज़र में जो कि भंड था जो मारा, उसको कैसे वो आगे लेके चले. और फिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भंड तो उन्होंने मारा ही मारा, अब वो आगे भी और कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद भंड मारने जा रहे हैं. मुझे इंडिकेशन आई दोबारा. तो थोड़ी सी बात उसके बारे में करेंगे. बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप चाहते हैं हम हमराही के बारे में बात करें या ना करें. और वंस आमना's बैक इंशाल्लाह, तो आमना से भी पूछेंगे कि वो क्या चाहती हैं. वो चाहती हैं हम हमराही को आगे मज़ीद रिव्यू करें या ना करें. अगले हफ्ते 2 ड्रामे शुरू होने जा रहे हैं. आपकी इज़्ज़त जो कि विंटर लव को रिप्लेस करेगा, और मंडे ट्यूसडे को शुरू होने जा रहा है बॉम्बे टेलर्स. लेट्स सी ये ड्रामे कैसे होंगे. आई थिंक बॉम्बे टेलर्स तो सिर्फ शबाना को रिप्लेस कर रहा है,
बट आपकी इज्जत अगर आ जाता है तो, क्योंकि हम इंटरवल अब देख नहीं रहे थे, तो हम शायद हमराई को स्किप कर भी दें वैसे. बट एनीवे, दिस विल डिसाइड. ऑन साइड नोट, आपने मेरा सहर हाशमी के साथ इंटरव्यू देखा होगा, जो कि हमने सैटरडे को चलाया. इनिशियली हम फ्राइडे को चलाना चाहते थे. अच्छा फीडबैक आया उसका. मैं देख रहा था कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आई वॉज बीइंग अ बिट पुशी, और शायद सहर को उनके कंफर्ट जोन से बाहर किया. मेरा काम है भाई सवाल पूछना. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी सवाल पूछूं वो मैं रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ पूछूं. और मैंने जब दोबारा जाके इंटरव्यू देखा तो इस बात का तो मुझे यकीन है कि मैंने बदतमीज़ी कोई नहीं की, और मैंने कोई भी सवाल डिसरिस्पेक्टफुल तरीके के साथ नहीं पूछा. बाकी सवाल पूछना मेरा काम है, और वो मैं पूछता रहूँगा. और अगर सवाल पूछने से कोई भी आर्टिस्ट, सहर की बात नहीं हो रही है, कोई भी आर्टिस्ट, पहले भी हमने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, उन पे भी इस तरह की तनकीद आई है कि आप बहुत पुशी हुए, आपने ऐसे सवाल किए जिसने अगले बंदे को अनकंफर्टेबल कर दिया. अगर वो ऐसा सवाल है जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुंसलिक है और उस वजह से वो अनकंफर्टेबल हुए हैं, वो एक अलग सिनेरियो है. लेकिन अगर उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी से, उनकी कही हुई कोई बात से, उनके किए हुए किसी काम से रिलेटेड अगर कोई सख्त सवाल है जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हुए, तो ये दो अलग बातें हैं. पहली बात की तो मेरे ख्याल में छूट नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी से पर्सनल सवाल करके उनको अनकंफर्टेबल करें. लेकिन जहाँ तक हमारे आर्टिस्ट की प्रोफेशनल लाइफ्स का ताल्लुक़ है, उनके काम का ताल्लुक़ है, उनकी कही हुई बातों का ताल्लुक़ है, या जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि जो सहर ने पोस्ट लगाई थी उसके कैप्शंस को लेके काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ, तो उन पे तो सवाल होगा. और अगर वो सवाल नहीं होगा, अगर आप आर्टिस्ट को थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर अक्सर तनकीद ये आती है कि आप बायस्ड हैं, आप सख्त सवाल क्यों नहीं पूछते आर्टिस्ट के साथ. तो ये तो चलता रहता है. तो इतने अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरव्यूज़ किए हैं कि बहुत अलग अलग तरह का फीडबैक हमेशा ही देखा है. सो इट्स ओके, बट आई एम ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ यू enjoyed it. I personally thought that Sahar was excellent in the interview. She handled all the questions really well. और एक मेरे ख्याल में फ़ायदा जो कि आर्टिस्ट उठा सकते हैं ऐसे सवालों का, जो उनको अनकंफर्टेबल करें, या जो उनको ऑन द स्पॉट पे थोड़ा सा लेके आएँ, या जो उनको उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा पुश करें बाहर निकलने के लिए, और वो अच्छे से हैंडल कर जाएं, तो उनका फ़ायदा भी बहुत होता है. जैसे सहार का मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज शी स्पोक सो वेल and she answered those questions so well. I think a lot of people have now more appreciation for her, which is a very very good thing. So overall I think end result ये है कि आप ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू पसंद आया, आप लोगों ने सहर की तारीफ़ की, और जो सवाल मेरे जहन में थे मुझे उनके जवाबात मिले. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली सहर व्हेन शी वॉकड इन, और जो एनर्जी जो मैंने इंटरव्यू में भी बोला वो लेके आई थी साथ में, तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो एक तरह से वो हमारी ऑन कैमरा जो आपने गुफ्तगू सुनी वो कंटिन्यूएशन थी उस सेम एनर्जी की. तो मैंने तो बहुत इन्जॉय की वो कॉन्वर्सेशन. और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी मेरी सहर से कुछ देर हमारी गपशप लगी इंटरव्यू के बाद भी, और उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया. दोनों ने काफ़ी उसको लाइट हार्टेड तरीके के साथ इन्जॉय किया, इंटरव्यू की कुछ बातों को भी डिस्कस किया. एंड ओवरऑल इट वाज लवली मीटिंग हर, एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप शी कंटिन्यूज टू वर्क वेरी हार्ड एज शी इज़ currently doing, and inshallah in the future अगर मौका मिला तो I would love to interview her again. ठीक हो गया. अभी तक फॉर सम रीज़न अगर आप पत्थर के नीचे रह रहे हैं और आपने मेरा सहर के साथ इंटरव्यू नहीं देखा, तो ज़रूर जाके देखिएगा. बहरहाल आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, जंजीरें को डिस्कस करेंगे, डॉक्टर बहू को डिस्कस करेंगे, हमराही को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा राजा लंदन को डिस्कस करेंगे, शदाई को डिस्कस करेंगे, और मैंने, आप मानेंगे नहीं, लेकिन मिर्ज़ा की हीर की 2 एपिसोड्स देखी, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे. कहीं जाएगा मत. मैं ही आपको मिलता हूँ एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी ख़वातीनो हज़रात, कहाँ से शुरू करें?
मैं आपको बता दूं, मिर्ज़ा की हीर के मैंने 2 एपिसोड्स देखी। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे आमना नहीं है, मैं खुद ही प्लग कर दूं बज़ को। बज़ पे आ रहे थे तकी, जो कि बब्बू भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं तकी को इंटरव्यू करना था। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एपिसोड देखे बगैर तकी को इंटरव्यू कर लूं। मैंने एपिसोड्स देखी और जो एक बड़ा सा ट्विस्ट सा आया कि जोजी और निदा का एक्सीडेंट हो जाता है और मर गए वो दोनों। और यहाँ पे मिर्ज़ा और हीर जो हैं वो पहुँच जाते हैं कराची अपनी फैमिली के पास। और सवाल मेरे जहन में आया कि यार अगर जोजी और निदा को मार दिया है तो दिल नवाज के लिए क्या मुश्किल था मिर्ज़ा और इसको भी मारना, हीर को। पहला सवाल तो मेरे जहन में ये आया। बट देन आई वाज लाइक, अगर, और वो कहता भी है कि वो उनको तड़पा तड़पा के मारेगा और वो हिसाब लेगा जो भी, और अगर वो मार देता तो ड्रामा ख़त्म हो जाता। तो सवाल यही है, मिर्ज़ा की हीर की कहानी अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं आपको जकड़ पा रही जैसे इस तरह की कहानी को जकड़ लेना चाहिए ऑडियंस को। और एट दिस पॉइंट मैं परफॉर्मेंसेस की तरफ जा भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में जब बुनियाद इतनी कमज़ोर हो तो इमारत उसके ऊपर आप कैसी भी बना लें वो हिलती ही रहेगी। और वो यही हो रहा है मिर्ज़ा की हीर के साथ, मुझे ऐसा लगता है। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आता है कि बब्बू का जो किरदार है वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग किरदार है कि जो वाकई जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो वो जो कर रहा होता है आपको उसमें हल्का फुल्का एक इंटरेस्ट आपका कायम रहता है कि यार ओके व्हाट इज़ ही अप टू नाउ। एंड क्रेडिट टू तकी एंड ऑल्सो द वे दैट कैरेक्टर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड कि वो थोड़ा सा आपको इंगेज करता है। बट अब जो होने जा रहा है मिर्ज़ा की हीर में, क्योंकि एक बड़ा पुल होता है एक ड्रामे का कि यार लड़का और लड़की, हीरो और हीरोइन की शादी हो जाए या उनकी रिलेशनशिप कैसी हो या शादी के बाद उनकी रिलेशनशिप कैसी हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो ज़्यादातर तो हमारे ड्रामे इसी तरह पे बनते हैं और उसी पे बहुत कॉन्वर्सेशन भी होती है। एज व्यूअर्स हम उसको या इन्जॉय करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे अब मिर्ज़ा और हीर की शादी भी हो गई और एज सच उन दोनों के बीच में मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नज़र आ रहा। कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल है। सो या तो वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इतना इंगेजिंग इंटरेस्टिंग होता, जेल में बैठा हुआ एक शख्स किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है पूरी सिचुएशन को। तो वही बात है कि कहानी की ग्रिप इज़ लैकिंग, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली मिर्ज़ा की हीर का वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो कि शायद प्लान था या जो जिसके तहत इस ड्रामे को बनाया गया। आपकी क्या राय है? आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा कि एक दो कमेंट्स अभी भी आएंगे, यार आप मिर्ज़ा की हीर देखें। तो जो ये चाहते हैं कि हम मिर्ज़ा की हीर देखें, आप क्यों चाहते हैं कि हम मिर्ज़ा की हीर देखें, ये मुझे बताइएगा। राजा लंदन का हमने पहले भी मैंने ये बात की, अगेन जैसे मैं मिर्ज़ा की हीर की कहानी की बात करूँ वैसे मैं राजा लंदन का की कहानी की बात करूँगा। बहुत ही एक मुझे अपसर्ड वो मोमेंट लगी जब राजा और रानी बाइक पे आ रहे होते हैं व्हेन ऑफ कोर्स शी गोज़ टू सेलिब्रेट राजा's बर्थडे, एंड उसके बाद शी इज़ कमिंग ऑन अ बाइक विद राजा's राइडिंग अ बाइक, शी सिटिंग पीछे। और हम एज व्यूवर्स जब उसको देख रहे थे और जिस तरह से वो फिल्माया गया और जो दिखाया गया वो यही था कि एक रोमांटिक इनकाउंटर है, एक रोमांटिक बाइक राइड है। बट फॉर सम रीज़न जो हमारे भाई आदिल सुल्तान साहब हैं, उन्होंने जब रानिया को ऐसे देखा तो उनको जो पहला कंसर्न और पहला ख्याल आया वो सिक्योरिटी को लेके आया, और जो उन्होंने गुस्सा भी ज़्यादा किया रानिया के ऊपर वो सिक्योरिटी को लेके किया। और अगले दिन उन्होंने वापस राजा भाई को भेज दिया कि जाओ तुम रानिया की रखवाली करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने जिस तरह से आदिल सुल्तान का किरदार दिखाया है, ही इज़ शोन टू बी अ स्मार्ट पर्सन। ये बाहर से पढ़ लिख के आया, ना सिर्फ बाहर से पढ़ लिख के आया, यहाँ पे आके अपने बाप की जो कत्ल है उसकी
उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि वो उसको फाइल्स को जिस तरह से फॉलो कर रहा है, फॉलो अप ले रहा है हर किसी से. ही इज़ नॉट, यू वुडंट से दैट ही इज़ एन इग्नोरेंट कैरेक्टर. तो जो इतना समझदार समझ बूझ वाला किरदार है, उसको क्या नज़र नहीं आ रहा कि मेरी मंगेतर एक लड़के के साथ इस तरह बाइक पे जा रही है, एंड दैट गाय, whoever that guy is जिसके साथ वो बाइक पे जा रही है, is actually her bodyguard or driver, and he doesn't bring it up in that manner. It's just बहुत सारी चीज़ें राजा लंदन का में मुझे ऐसा लगता है कि जो बस फिलबदी चल रही हैं कि यार कि आप ऑडियंस अज्यूम कर ले, और ऑडियंस को शायद बनाने वालों की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंस विल गो विद द फ्लो. क्या हम ये दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है ये लड़का है, ये क्योंकि लड़का समर जाफरी है, सो ऑडियंस जो है वो ऑटोमेटिकली अपने सारे जो बल्ब हैं उनको बंद कर देगी, सारे स्विचेस ऑफ कर देगी, और वो सारी बातें मान लेगी कि यार कि हाँ इस दुनिया में जो राजा लंदन का की दुनिया है उसमें ऐसे ही होता है और ऐसा हो सकता है, और उसमें लॉजिक नहीं ढूंढेंगे आप. लेकिन लॉजिक तो ढूंढनी पड़ती है ना, फिर जब आप इस तरह के सीन्स देखते हैं तो फिर आपको लॉजिक ढूंढनी पड़ती है. उसके बाद आपने एंड में पूरा एक राजा का जो वो अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है. साद फरीदी का हमने कैमियो देखा, हमेशा ही बहुत वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं अच्छा काम करते हैं. तो अगेन बट बुनियाद की मैं बात करूँगा, जैसे मैं मिर्ज़ा की हीर में बात कर रहा था, जब बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत तो हिलेगी, आप जैसी भी बना लें. तो वही बात है, इमारत राजा लंदन का की हिल रही है यूं 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 यूं, बिकॉज वो पूरा जो हमने एंड में सुना कि जी मेरा ये था, मेरा वो था, और मैं जो आदिल सुल्तान है, क्योंकि मेरे ऊपर ये धब्बा लगा हुआ था, मेरे माथे पे लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, नोबडी यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी, मेरे फैमिली की कोई इज़्ज़त नहीं थी, मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, तुम कहाँ थी, तुमने तो उस वक्त कुछ नहीं किया. लेकिन आदिल सुल्तान वाज दैट पर्सन जिसने मुझ पे भरोसा किया, एंड सिंस उसने मेरे पे भरोसा किया, अब तुम जो हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि ही ट्रस्टेड मी, बिकॉज माई फादर वॉज लेबल्ड अ थीफ, and because I was labeled a thief, but I was not a thief, and because nobody else was believing me and Adil Sultan believed me, which is why I'm going to sacrifice my love now. ड्रामा फिल्मी ज़रूर हो लेकिन एंटरटेनिंग तो हो. सो अनफॉर्चुनेटली राजा लंदन का की कहानी में एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही मुझे, जो कि किसी भी कहानी या किसी भी ड्रामे या किसी भी फिल्म की एक बुनियादी ज़रूरत होती है. तो जैसे मैंने मिर्ज़ा की हीर के बारे में कहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि हम राजा लंदन का रिव्यू करते रहें, उसके बारे में बात करें, और अगर आपको लगता है कि हम राजा लंदन का देखते रहें, उसके बारे में बात करते रहें, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है. मूविंग ऑन टू देन शेदाई. रात के अंधेरे में एक नूर हो. अब अनफॉर्चुनेटली excuse me, like Mirza ki Heer and Raja London ka, Shedai also has gone off on a tangent where it has stopped making sense to me. Elia has suddenly made this entry. She's come to this house जो कि अली खान का है, अली खान की दादी का है, क्योंकि अली ख़ान ने जिस लड़की से शादी की है वो अली ख़ान पे भरोसा नहीं करती, वो एलिया पे भरोसा करती है. ठीक है, अली ख़ान पे भरोसा क्यों नहीं करती? क्योंकि अली ख़ान ने उससे झूठ बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. प्यार वो करता है, झूठ नहीं था. अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला था, तो शायद उसको लगता है कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती. फेयर इनफ. एलिया पे वो कैसे भरोसा कर सकती है? कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दे कि क्यों मिराल एलिया की हर बात मानती है, सुनती है, उस पर भरोसा करती है. प्लीज़ एक्सप्लेन दैट टू मी. वो कब ऐसा मोमेंट आया, वो कौन सा सीन था, वो कौन सा सीक्वेंस था? यकीनन मेरी कोई गलती होगी, मेरी कोताही होगी, मेरे से शायद मिस हो गया हो, मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया हो, मैंने कुछ स्किप कर दिया हो, कि जहाँ पे एलिया ने बाकायदा अपना तारुफ कराया हो
मिराल को, मुझे जो याद पड़ता है वो यही पड़ता है कि उसने कहा कि जी अली ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था. बट डिड मिराल मेक एनी एफर्ट टू फाइंड आउट हु एलिया वॉज, what her background was, what her backstory was, what her actual problem was with Ali? No. हालांकि अली चलें जो भी हो, झूठा हो, मक्कार हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, उसका फर्स्ट कज़न है. वो खातून, बुजुर्ग खातून जो घर में रह रही हैं, जो बुजुर्ग कहीं से नहीं लगती, उसकी नानी है सगी. सो अपनी नानी और अपने हस्बैंड, अली से उसकी शादी हुई है, उनसे पूछने की बजाय, उनसे गुफ्तगू करने की बजाय, उनसे कोई बात करने की बजाय, she is trusting this random stranger who just happened to show up at her mother's funeral and told her कि यार तुम्हारे माँ बाप का कत्ल हुआ है. And she just believed her. Why? Please help me explain that. Help me understand that. Please explain that to me. Help me explain that. Yeah, sure. Help me explain that. वो क्योंकि मेरे पास तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. आप में से किसी के पास है तो मुझे ज़रूर बताएं भाई. बाकी हमने पिछले एपिसोड में एक सीन देखा, मिराल का एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो रहा है. डेवलप हो क्या रहा है अंदर से वो प्यार करती है. अली खान को भी पता है ये प्यार करती है मेरे से. जब वो पानी फेंकती है सोफे पे, फिर एसी चला देती है, फिर वो उसको कंबल कराती है, फिर वो उसको लाडी करती है, आके बैठती है, उसको देखती है, तो आप ऐसा लगता है कि यार हाँ इसके दिल में कोई इमोशंस हैं अली खान को लेके. अगले दिन चलो सूरजमुखी के फूल वो कटवा देती है सारे. चलो ठीक है, वो एक जेस्चर है कि तुम्हें पसंद है सनफ्लावर्स तो मैं हटवा दूंगी. पूरे बाग में से उसने फूल कटवा दिए. हालांकि लग ऐसा रहा था कि वो फूल अलग से रखे हुए थे और जो फूल असल में उगे हुए थे उनको माली यूं कर रहा है, काट नहीं रहा. बट एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट. ड्रामे में और बहुत सारी चीज़ें होनी है कि हम इन ट्रिवियल बातों पे बात करें. ठीक है, वहाँ तक सही था. बट उसके बाद जैसे वो रिएक्ट करती है और जैसे वो एक सेकंड के लिए बबली हो के अच्छा अली कहाँ हो, क्या नहीं हो, बिकॉज वो चाहती है कि अली घर पे हो. कहाँ हो तुम? पता भी है ना कि आज मेरे गेस्ट आएंगे, मैंने बताया था सुबह. ताकि जब एलिया आए तो अली को बुरा लगे और अली को क्या पता चले, अली को क्या वो दिखाना चाहती है, अली को क्या बताना चाहती है, अली को कि क्या, कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर माइंड. इतना तो ठीक था कि भाई मैंने शादी कर ली है, मैं इस घर में आ गई हूँ, मेरी माँ का घर है और मैं दादी की और अपने मियाँ की ज़िंदगी हराम कर दूँगी. चलो मुझे वो समझ में आता है. बट एलिया वाले ट्रैक का, हाउ इज शी ट्रस्टिंग एलिया? एलिया में ऐसी क्या खसूसियत है, क्या ख़ास बात है? एलिया के पास ऐसा क्या राज है जिससे वो चाहती है कि वो अली को मैनिपुलेट करेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. फिर पार्टी पे जाना, वो सारा कुछ वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करना, फिर भी रुक जाना वहाँ पे. अगर आपको इन सारी बातों की समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि शेदाई जो है एक बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा है और ये जो सारी चीज़ें शेदाई में हो रही हैं ये बड़ी मज़ेदार हैं और ये कहानी बहुत ही इंगेजिंग है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. मैं आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. अदरवाइज़ मेरा बस चले तो मैं तो शेदाई, राजा लंदन का, मिर्ज़ा की हीर, तीनों को कटा दूँ. बल्कि अगर मेरा बस चले मैं तो हमराही को भी कटा दूँ. अब तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो. मैंने हमराही की ये 2 एपिसोड्स इस वजह से देखी कि जो इन्होंने पिछले हफ्ते दिखाया, सिहान गया, वलीद खान को उसने कत्ल किया और इस एक्सपेक्टेशन में कत्ल नहीं किया बाय द वे. कत्ल इसने इंटेंशनली नहीं किया. इस नीयत से वलीद के पास गया कि वो उसको कन्विंस कर सके कि वो निकाह कर ले रानिया के साथ, जिसका वलीद ने जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया. और इस एपिसोड में वो कहता भी है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं उसको समझाने गया था. मैं वहां उसे मारने नहीं गया था, समझाने गया था. तो भला वो वज़ीर का छोटा सा बच्चा है जो 15, 16, 17, 18 साल का, इसी एज ब्रैकेट में होगा, जो कहते हैं यार ये बुरा शख्स है, वो क्यों तब्दील होगा? उसको आप समझाने गए थे, आप क्या समझाने गए थे? समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं. वलीद खान जानवर था. वो कैसे वो अच्छा
बन सकता था, वो कैसे तब्दील हो सकता था। और फिर थ्रू आउट दीज 2 episodes, Sihan himself keeps saying, I have no regret that he got killed. बट मुझे ज़रा भी रिग्रेट नहीं है। पता नहीं कत्ल था या एक्सीडेंट था, जो भी था, आई डोंट फील एनी रिग्रेट, आई डोंट फील एनी शेम, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड मैन। ये बाकायदा सेहान के डायलॉग्स हैं। अच्छा हुआ, खस कम जहाँ पाक, गुड रिडल्स। भाई अगर वो बुरा शख्स था तो तुम उसके पास रिश्ता क्यों लेके गए थे रानिया का? छोटा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब चाहिए। आपने वो कॉन्वर्सेशन देखी होगी, यकीनन देखी होगी, जब वो इल्हाम से ये पूरी गुफ्तगू कर रहा होता है गालिबन। कहता बहुत बुरा आदमी था, आई डोंट, वो कहती बड़ा तुमने मर्डर तो किया, जो भी था जैसा भी था। कह रहा मर्डर किया सो व्हाट, वो बुरा इंसान था। वो अच्छा इंसान नहीं था। उसने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। I laughed out loud, man. I'm not kidding. He said उसने उस बेचारी सेहान के अल्फाज, not even इल्हाम के, उसने उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो एक बुरा इंसान था। भाई जिस इंसान ने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो एक बुरा इंसान था, तुम उसी लड़की का रिश्ता लेके उसके पास क्यों गए थे भाई सेहान? Strange writing and strange flow of the story in Hamrahi. It's not making any sense whatsoever. Coming to the last scene now. Obviously, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि जहाँ पे इल्हाम और सेहान एक दूसरे के दर्द बांट रहे हैं। सेहान अपने पास्ट और बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है, अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बता रहा है, और इल्हाम अपने फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बता रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हमारे यासीन का खाना है, वो खा लो तुम बेटा, क्यों ठंडा कर रहे हो? खाओ यार, नहीं खाओ, खाना खाओ यार। बच्चा हमारा क्यूट है, खाना उसका आया हुआ और वो खा नहीं रहा, कि पता नहीं क्यों मैंने कैसे डिस्टर्ब होता तुम्हारे खाना खाने से। नहीं कोई इशू नहीं, तुम खाना खाओ यार चिल करके। सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं, एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे हैं। वो कह रही है जी मेरी बहन नहीं थी, मेरा बाप चीखता चिल्लाता था, मैं अपनी बहन अपनी इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बातें करती रहती थी, दुख दर्द बांटती रहती थी। वो कहता है मेरे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। सारी बातें दिल की हो रही हैं। एंड यू नो दैट दे आर बोथ डेवलपिंग अ सॉफ्ट स्पॉट for each other. And then she goes and says, I'm envious of the time that you spent with my mother and my sister. And okay, like envious or jealous, time will tell. But time came sooner than expected. By the end of the 2 episodes, Sehan goes, kal birthday. And she goes like, तुम्हें पता है? एकदम उसके चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, उसके चेहरे पे रोशनी आ जाती है, खिल जाता है उसका चेहरा। कल बर्थडे है। तुम्हें पता है? वो कहता है हाँ कल एलिफ का बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और उसके चेहरे पे एक सेकंड में उसका रंग तब्दील हो जाता है इल्हाम का। कल एलिफ का बर्थडे है। What was she expecting? What was she expecting कि वो तुम्हारी मरी हुई बहन जो कि सेहान की बीवी है, उसकी सालगिरह भूल के और उसकी ट्विन सिस्टर की सालगिरह यानी कि तुम्हारी सालगिरह को सेलिब्रेट करे? What was that reaction? I didn't understand. But चलो, इल्हाम ने वो रिएक्शन दिया। बंदा सेहान से पूछे, उसको कहता है कल एलिफ की बर्थडे है, एक काम करोगी? कहती क्या? कल तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो। क्या तुम एक दिन के लिए एलिफ बन सकती हो? मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आए जब सेहान ने ये रिक्वेस्ट की इल्हाम से, एक दिन के लिए एलिफ बन जाओ।
जैसे मैं इल्हाम के बारे में कह रहा था, बेसिकली सिहान अपनी मरी हुई बीवी की जुड़वा बहन को ये कह रहा है कि मेरी बीवी की सालगिरह है, तो क्या तुम कल मेरी बीवी जैसी बन के आ सकती हो मेरे सामने? बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एहसासात, जज्बात मैंने महसूस किए, मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बयान करने से कासिर हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर मैंने अकेले ये सारी बातें कहना शुरू कर दी तो शायद मैं एक ऐसी सड़क पर गुजर जाऊं जिसका कोई एंड ना हो, इख्तिताम ना हो, और मैं शायद बहुत आगे निकल जाऊं। तो मैं मेरे ख्याल में इंतज़ार करूंगा आमना का कि वो मुझे ज्वाइन करें और वो मुझे ज़रा समझाएं कि ये सिहान बाबा के जहन में ये जो ख्याल आया, ये जो बात आई, इसकी क्या वजह हो सकती है। और ये जो कहानी का ट्रीटमेंट है, हमारी उस दिन मेरी और आमना की जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा संजबील से उनकी बात हुई और संजबील ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें मेरी नहीं है। बाबर जावेद साहब का कॉन्सेप्ट है, कहानी उनकी है। जो भी है इस कहानी के पीछे और इस कहानी के अनरावलिंग के पीछे, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और मैं उनसे जानूं, समझूं कि हमराही की दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है और इसके पीछे थॉट क्या है। थॉट क्या है कि हमने एक ऐसी कहानी देनी है जो कि लोगों को बहुत महसूस करे, हमने एक ऐसी कहानी देनी है जो लोगों को बहुत सारे सवालात सोचने पे मजबूर कर दे, या हमने एक ऐसी कहानी देनी है जो कि बहुत वायरल हो, वायरलिटी लेके आए, इन अ गुड वे और अ बैड वे। आई डोंट नो व्हाट द इंटेंशन इज, बट व्हाट आई डू फील इज दैट इट्स नॉट राइट। अर्लियर वी यूज्ड टू एंजॉय हमराही और हमने उसको बहुत जैस में लिया और बहुत उसको ऐसा लगा कि हाँ शुगल में है, लेकिन अब जो है वो शुगल से थोड़ा सा वियर्ड टेरिटरी में जा रहा है। मैं देख रहा था उसके व्यूज़ भी काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, जो शुरू में जो एक उसको आ रही थी, फीडबैक मिल रहा था, अब वो भी आना कम हो गया है। तो बाकी की गुफ्तगू मैंने देखे, कुछ कमेंट्स हैं, उन्होंने कहा यार फिर आप देख क्यों नहीं हमराही। मेरे ख्याल में देखना इसलिए भी बनता है कि अगर हम नहीं देखेंगे तो बड़े ड्रामों के बनाने वालों को फिर अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे हम। छोटे ड्रामों को तो चलो आप कहते हैं जो छोटे नाम हैं, छोटे, नॉट इन द सेंस कि कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, बट मैं कर नहीं रहा, मेरी नीयत ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ए लिस्ट एक्टर्स, ए लिस्ट डायरेक्टर्स, ए लिस्ट प्रोड्यूसर्स, ए लिस्ट टीवी चैनल, ए लिस्ट टीम, ऐसे लोग जिनसे आपकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि वो ऐसा कंटेंट लेके आएंगे कि जो पाथ ब्रेकिंग कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट होगा, ऐसा कंटेंट होगा कि जो कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। उनकी तरफ से अगर बनिस्बत है कि यंग एक्टर्स, यंग स्टार्स, यंग राइटर्स, यंग डायरेक्टर्स, जिनको आप ज़्यादा रूम फॉर एरर देते हो, मार्जिन ऑफ एरर उनके लिए आपने ज़्यादा रखा होता है कि ठीक है दे स्टार्टिंग आउट, दे यंग, दे ट्राइंग, दे एक्सपेरिमेंटिंग, उनके मुकाबले में जब आप सीनियर लेवल पे देखते हो जो बड़ी टीम्स हैं वो इस तरह की कहानियाँ बता रही हैं, तो फिर जहन में सवाल तो आता है। तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल कहाँ चलें, जंजीरें की तरफ चलें या डॉक्टर भू की तरफ चलें? जंजीरें पहले आया था, जंजीरें की तरफ चलते हैं। जंजीरें की जो पहली वाली किस्त थी, मुझे जहाँ तक याद है अब, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया देखे हुए, उसमें हम देखते हैं कि सरबुलंद जाता है बानो के कमरे में। बिल्कुल ठीक है, एक हम रिएक्शन सरबुलंद से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बानो की मौत के बाद मैंने तो पिछले हफ्ते बहुत ज़ोरों शोर से ये सवाल उठाया कि भाई वाई सरबुलंद नॉट मोर कंसर्न कि बानो है किधर। अगर उसको ये लगता है कि बानो जिंदा है, उसको ढूंढ क्यों नहीं रहा? उसके कमरे में जाता है उसकी किताबों के साथ, यादों के साथ। हमने फ्लैशबैक्स देखे, फ्लैशबैक्स में हमने बानो को देखा, दोबारा ये देखा कि यार सरबुलंद और बानो का रिश्ता कितना मजबूत था, कितनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। और अब तो ये कोई शक भी नहीं है, क्योंकि मैं आप ही के कमेंट्स को देख रहा था, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद सरबुलंद मोहब्बत नहीं करता था बानो से, बस एक रिश्ता जुड़ गया, दोस्ती टाइप सिचुएशन थी, कज़न टाइप सीन था। सहार ने मेरे इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे ये कहा कि लिखा हुआ भी कहानी में यही था कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और इस एपिसोड में
सरबुलंद ने इतराफ़ भी किया कि वो बानो से बेइंतहा इश्क बेइंतहा मोहब्बत करता है. So I understand the reaction. I also understand the thought behind this character trait of Sarbuland's, that he is not able to come to terms with the fact that Bano is dead. I understand that. He thinks कि यार बानो कभी भी अपनी ज़िंदगी नहीं लेगी. और वो बड़े क्लियरली फिर जब कमरे से बाहर निकलता है और सामने से सोराब आ रहा होता है, उसको बड़े क्लियरली ये बात कहता है कि जब तक मैं बानो को देख नहीं लेता, वन वे और खुदा न खासा द अदर वे, मुर्दा हालत में, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि वो मर गई है. बिल्कुल फेयर बात है, मैंने मान ली. आगे से सोराब कहता है कि यार तुम्हें और कितना प्रूफ चाहिए, दुपट्टा झाड़ियों में हमने देखा खून से लथपथ, व्हाट एल्स डू यू वांट. एंड आई वाज लाइक ओके फाइनली, अब सरबुलंद बोलेगा सोराब लाला बानो की लाश कहाँ है, वेयर इज द बॉडी. अब सरबुलंद बोलेगा कि हाँ मिल गया दुपट्टा, हो गया ठीक है, बट वेयर इज द बॉडी लाला, वेयर इज द बॉडी. ही डजंट से इट, he doesn't ask it. So I was compelled to ask myself again कि okay, what is going on in Sarbuland's head? I really need to know. Fine, I understand he's not come to terms with the fact that Bano is not around, Bano can't commit suicide, whatever. I understand that. If not that, then what? What is Sarbuland thinking that what happened to Bano? ठीक है उसने खुदकुशी नहीं की, ठीक है वो मरी नहीं, ठीक है जब तक मैं उसकी लाश नहीं देख लेता मैं उसका यकीन नहीं करता. आगे चल के वो रबिया को भी बोलता है कि रबिया को वो कहता है कि ये ना जानना कि बानो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए, समथिंग अलॉन्ग दिस लाइन, कि मुझे जीने नहीं देगी. बट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट. ये बात ना जानना मौत से भी ज्यादा संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त चीज है मेरे लिए. व्हाट आर यू ही इज नॉट. मुझे ऐसा लगता है, मेरी इंटरप्रिटेशन इस किरदार की ये है इस सिनेरियो में, कि अगर इसके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है जहाँ पे एक लड़की से बहुत शदीद इश्क करता है अभी भी, और वो लड़की मिल नहीं रही, उसका खून में लथपथ दुपट्टा मिल गया है, एवरीबडी थिंक्स शी इज़ कमिटेड सुसाइड, उस लड़की का भाई उसकी तदफीन कर देता है, सिंबॉलिक तरीके से उसकी कब्र बना लेता है, दुआ कर लेते हैं सब, और जिसको लगता है कि वो मरी नहीं या जो भी, बट वो कर क्या रहा है उसको ढूंढने के लिए, वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या कर रहा है. नाउ यू वुड से कि बीजान का, क्योंकि वो गिर गई बाथरूम में, उनका पैर जख्मी हो गया तो फ्रैक्चर आ गया तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा. नहीं यार, उससे पहले वो क्या कर रहा था, जब वो रात को उसका आमना सामना होता है सोराब के साथ, जब वो बानो के कमरे से निकला है, तो ही शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग विल्ड नाउ कि यार मैन मुझे ये सारी बातें याद आई हैं, मुझे अपना इश्क याद आ रहा है बानो के साथ, मुझे सारी अपनी मेमोरीज ने एकदम ट्रिगर कर दिया है. आई एम गोना गो राइट नाउ. मैं घर पे सुकून का सांस लेके बैठूंगा नहीं जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि बानो के साथ हुआ क्या है. नॉट दैट वेयर बानो इज, कि उसके साथ हुआ क्या है. मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं लोगों को ढूंढूंगा, मैं कुछ चश्मदीद गवाह ढूंढने की कोशिश करूंगा. किसी ने तो बानो को घर से बाहर जाते हुए देखा होगा. मैं मुलाजमों से बात करूंगा, पुलिस को भी अगर आप ये केस देंगे, डिटेक्टिव को भी देंगे, शर्लॉक होम्स को भी बुलाएंगे, तो वो किस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू तो करेगा ना कहीं से. सरबुलंद इसको इन्वेस्टिगेट भी तो नहीं कर रहा. मतलब ठीक है, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा. इसको उसके जहन में क्या चल रहा है कि वो क्या चाहता है कि बानो खुद ही आके उसको बता दे कि मैं मर गई हूं. उसके ख्वाब में आएगी रात को और उसको कोई एपिफनी होगी या क्या होगा उसको, कि उसको उसकी सिक्स सेंस उसको बता देगी कि यार, या बानो की रूह आ जाएगी उसके सामने और उसको बता देगी सरबुलंद मैं मर गई हूं, तब उसको पता चलेगा. हाउ डज ही प्लान टू फिगर दिस आउट? मेक्स नो सेंस टू मी. एंड it not just that it doesn't make sense to me, it actually has started really annoying me now, that why is he not trying to unsolve this mystery? Unsolve? What the hell? Why is he not trying to solve this mystery? What the hell is unsolved? What's wrong with me? ये देखें यार, जंजीर ने मेरे ऊपर कितना मेरा दिमाग हिला के रख दिया कि मैं अपने अल्फाज बनाना शुरू हो गया हूँ. Why is he trying to solve this mystery?
Why is he trying to investigate? Why has he not got in touch with the police? कि यार my fiance is missing. हमें उसका दुपट्टा मिला खून में लथपथ, इन सबको लग रहा है उसने खुदकुशी कर दी है, but where is the body? He's just sitting there. Why? हॉस्पिटल में जो सीन था, पहले तो 12 हमने साइमल्टेनियसली पैरेलल उसमें देखा कि शीरीन और इसका सुराब का पूरा जो सीन है वो अपनी बीवी को छोड़ के आ जाता है. वेरी गुड सीन इन द बेडरूम, चिलिंग ऑलमोस्ट, द वे दैट शीरीन गोज एंड सिट्स ऑन द बेड एंड लाइक यू नो, उसके जहन में वो मलका है भाई इस हवेली, इस घर की, इस जायदाद की, इस स्टेट की, व्हाटएवर. जिस तरह से वो बैठती है बेड में, अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय अनाया. एंड देन ही वॉक्स इन एंड गोज लाइक तुम क्या कर रही हो? शी इज लाइक आई डोंट केयर, नोबडी इज एट होम डूड. बीवी को तुम अपने उसके मैके छोड़ आए हो. बीजान जो है उनका पैर टूटा हुआ है, वो अस्पताल में है. जरमाला ही है ना, जरमाला भी वहीं है और सरदार भी उधर है, सरबुलंद लाला भी. तो घर में तो कोई नहीं है, लेट्स चिल. एंड इज लाइक ओके यार मैन, बट दिस इज रियली वियर्ड. और फिर वो बच्चा आ जाता है अंदर. एक तो मेरी फाइल पता नहीं कहाँ रख देते हैं यार. तो या मतलब वो जो सीन था, इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, बट दैट वाज द पॉइंट. इट नीडेड टू मेक यू अनकंफर्टेबल. उसकी एग्जीक्यूशन, उसका जो पूरा वो था सिनेरियो इज गुड इनफ. एंजॉय दैट. उसके बाद इन दोनों का जो सीन था रात को मिलने का, जब वो मूंगफली खा रहा होता है और उसको भी देता है और शेयर करता है और फिर यूं हाथ करके, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय रजा एज वेल अगेन. तो ये जो शीनी और सोराब का जो एक रिलेशनशिप की साइड अब हम देख रहे हैं, नाउ दैट इट्स आउट इन द ओपन फॉर अस द व्यूवर्स, आई एम एंजॉइंग दैट कि यार ओके ये इनका. और बड़ा इंटीमेट सा एक जेस्चर था कि वो जब शीनी उसकी चादर, उसकी जो शॉल है उसको कॉन्स्टेंटली पकड़ा हुआ उसने होता है और यू नो उसको शॉल को छू रही होती है बार बार, और फिर उसका क्लोजअप भी उन्होंने दिखाया. इंटरेस्टिंग डिटेलिंग देयर. और फिर रात को वेयर यू सी दैट सुराब इज ड्रंक एंड शीरी आती है दोबारा, और वो जो बेंच के ऊपर कॉन्वर्सेशन होती है एंड शीरी बोलती है कि डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ सरबुलंद. जैसे मैंने शेर दिल लाला को जहर दे के मारने की कोशिश की थी, सरबुलंद क्या बड़ी बात है. I'll get him, I'll dose him with poison, I'll give him poison and then he'll die. Don't worry, we'll kill him. कोई हमला नहीं करवाना पड़ेगा, आपका काम वैसे ही हो जाएगा. That also, that's a good scene. अस्पताल में साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि रबिया इज कंसर्न फॉर सरबुलंद. Why? Because he is her savior. 2 बार बचा के लाया. एक बार जब पानी की टंकी में से निकाला, दूसरी बार वो जब घर छोड़ के गई थी, भाग के गई थी, जंगल से उसको बचा के लाया जिंदगी. तो 2 बार उसकी ज़िंदगी बचाई है, तो फेयर इनफ उसका भी बनता है कंसर्न शो करना. वो उसको पैसे मांगती है, उससे पैसे मिलेंगे, क्या पैसे दे देता उसको, और वो जाती है और वो उसके लिए खाना लेके आती. अच्छा, यहाँ पे मुझे एकदम ख्याल आया, इससे पहले हमने सीन देखा था शीरी का और जो सुराब की बीवी है उनका. एंड शीरी सेज के यार वो मुझे ऐसा लगता है कि बानो ने ना सरबुलंद लाला को देख लिया होगा रबिया के साथ. कहती कि तुम क्या बात करी, इतनी बड़ी बात करी. कह रही है क्योंकि मैंने ना दोनों को देखा एक साथ, सरबुलंद लाला को उसके कमरे में देखा. अभी की बात नहीं है, 4-5 महीने पहले की बात है. तो उससे मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये टाइमलाइन क्या चल रही है जंजीरें की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. अगर रबिया को आए इस जगह पे 4-5 महीने हो चुके हैं तो दैट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 4-5 महीने में जो इतना बड़ा वाकया हुआ मुदस्सिर का, वो बहुत बड़ा वाकया शेरदिल लाला के भी वफात के बाद हुआ है. तो शेरदिल लाला की वफात को तो काफ़ी टाइम हो गया. फिर इसका मतलब है, तो अगर शेरदिल लाला की वफात 5-6 महीने मुदस्सिर को मरे हुए हो गए हैं, उससे पहले शेरदिल लाला की वफात हुई थी जब इन दोनों की शादी हो रही थी, जिस दिन आपको याद होगा.
और जब इनके मुद्दसर मरा है तो तब इनकी शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, 2-3 महीने आई एम अज्यूमिंग कि शायद मुद्दसर और रबिया को मिले ही शादी के बाद, 2-3 महीने तो मिले ही होंगे ना भाई, अगर मुझे कोई मैं मिस भी कर रहा हूँ बात, अगर कोई इनकी आपस में कहीं पे टाइमलाइन में तब शेयर भी की हो, तो ओवरऑल शेरदिल डाला को मरे कोई 6-7-8 महीने हो गए मेरी असेसमेंट में, कुड बी रॉन्ग, 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे. वाई इज सरबुलंद नॉट लुकिंग फॉर तोरसम एनी मोर? Why is he not concerned about तोरसम? ठीक है, हमने ज़ाफ़रान ख़ान की तरफ से देखा, हमने पूरा वो कॉन्वर्सेशन सुनी कि तोरसम को वो नहीं कर रहा और वो पीछे हट गया, वो कोई अपनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है. मुश्किल में तो अभी फंसा है बानो की वजह से, उससे पहले किधर था? तो मैंने देखा सरबुलंद का ये सीन है कि सरबुलंद ना बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेजेडीज होती हैं उनको पार कर देता है. उसने शेरदिल लाला को पार किया, फिर उसने मुदस्सिर को पार किया, अब उसने बानो को भी पार कर दिया. अब वो जाएगा रात को बिस्तर पे सो जाएगा आंखें बंद करके, और फिर वो ये अज्यूम करेगा कि उसको ख्वाब में ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. मुझे तो सरबुलंद से यही अब फील आ रही है. एंड आई वुड ब्लेम द राइटर एंड डायरेक्टर हेयर फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े सानेहात हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. और मैं आ रहा हूँ उस मेन मुद्दे की तरफ, जब वो उसका ब्रेकडाउन होता है, अपेरेंट एक ब्रेकडाउन होता है, जब वो सारी बातें कन्फेस करता है, रबिया के साथ सारी बातें शेयर करता है, सब कुछ अपने दिल की बातें करता है, उसकी तरफ आ रहा हूँ. तो उसका ये मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक बिल्डअप कर रहा हूँ आपके लिए कि उसने किया क्या इन सारी चीज़ों के लिए, उसकी स्ट्रगल क्या रही है. शुरू में वो तोरसम को हमने देखा कुछ सीन्स के वो ढूंढ रहा है एक्टिवली, फिर उसने ढूंढना छोड़ दिया. मुदस्सिर की मौत का उसने फिगर आउट करने की कोशिश की, उसका चाइल्डहुड बडी, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था यार. इज ही नॉट कंसर्न्ड? इज ही नॉट, डज ही नॉट वांट टू नो व्हाट हैपेंड? ही इज सो चिल्ड. फिर अब बानो, 3 बहुत बड़े सानियात, 3 उसके जिंदगी के पिलर्स, उसका भाई भाभी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग उसकी जिंदगी में मर गए, कुछ नहीं किया उसके बाद उसने. मुदस्सिर उसका बेस्ट बडी, चाइल्डहुड फ्रेंड, मर गया, कुछ नहीं किया उसके बाद उसने. बानो मर गई, कुछ नहीं किया उसने उसके बाद. अब जब वो बैठ के रबिया के साथ अपने दिल की बात करता है कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सरदार हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट व्हाट अबाउट मी, मैं ये सवालों के मैं जवाब मुझे किल कर रहे. भाई तो मुझे नहीं इम्पैक्ट महसूस हो रहा तुम्हारी इन बातों का. मैं उस कैरेक्टर की तरफ वो इमोशन ही नहीं फील कर रहा, चाहे अब वो कैरेक्टर जो मर्जी इमोशन फील कर ले. और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले हफ्ते में कि बहुत दानियाल के परफॉर्मेंस को लेके बहुत सारी बातें हुई. अगर मैं सिर्फ उस स्पेसिफिक सीन की बात करूँ जहाँ पे सरबुलंद बैठा हुआ है अस्पताल में और वो रबिया के साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर कर रहा है, मुझे वहाँ पे दानियाल की परफॉर्मेंस ठीक लग रही थी. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, ठीक लग रही थी. लेकिन उसमें बीच बीच में जहाँ पे दानियाल के एक्सप्रेशंस में देखना चाह रहा था, दानियाल के डायलॉग्स के ऊपर वो चेहरे पे तासुरात देखना चाह रहा था, वहाँ पे तो सजल के चेहरा और सजल के तासुरात आ रहे थे और रिएक्शन आ रहा था. जितना जिंदगी को और चीजों को, हालांकि सजल wasn't even saying anything. So I don't understand now. Did the director feel that Daniel's performance or expressions were not that good, which is why he kept the camera on Sajjal? Because even when Daniel was saying his dialogues, the camera was on Sajjal, who wasn't saying anything. कोई एक शख्स नहीं है जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रोज, And who wasn't even reacting that much, because उस वक्त रबिया का कोई रिएक्शन बनता भी नहीं था. वो अपने दिल की बातें कर रहा था सरबुलंद, रबिया तो सिर्फ सुन रही थी उसकी बातें. If you go back to that sequence, that entire scene, सरबुलंद के ऊपर कैमरा होना चाहिए था. सरबुलंद के एक्सप्रेशन हमें ज़्यादा देखने थे. हमें क्यों एडिट पे आपने उसको चॉप किया और सज्जल को ज़्यादा दिखाया? क्या वजह हो सकती है इसकी? तो जहन में एक सवाल यही आता है, एक बात यही आती है कि यार कि शायद डायरेक्टर दानियाल के सीन्स के साथ खुश नहीं थे. अगर खुश नहीं थे या कोई प्रॉब्लम थी तो उस वक्त क्यों नहीं फिक्स किया, या किया ये नहीं हो पाया? आई वुड वांट टू नो. जब शूट कर रहे थे, टेक ओके किया, आई मीन इट्स शहजाद कश्मीरी,
one of the most prominent directors we have in the country. If he was not happy with a performance, with a scene, with an expression, तो जब शूट कर रहे थे तब क्यों नहीं किया? और अगर एक्सप्रेशन में कोई फॉल्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इफ द डायरेक्टर वाज हैप्पी विद दानियाल्स परफॉर्मेंस, तो देन व्हाई डिड यू पुट so much emphasis on Rabia's reactions, whereas that moment belonged to Sarbuland? This is not a matter of Sajjal versus Danial. मैं उस पर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक किरदार अपना दिल की गहराइयों की सारी बातें जो कि हम पिछले इतने सारे एपिसोड से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सरबुलंद के दिमाग में चल क्या रहा है, वो जब फाइनली अपने दिल की बातें कर रहा है, आप हमें उसका चेहरा ही नहीं देखने दे रहे. क्यों? जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ पे मुझे सही लग रहा था. और दानियाल ने फिर पोस्ट भी लगाई और वो सारी चीज़ हुई. वो मैं और आमना इंशाल्लाह हॉट बाइट्स में बाकी की बात को इसको डिस्कस करेंगे. बट जितना ब्रेकडाउन सरबुलंद का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ब्रेकडाउन था वहाँ पे. कहता है यार मेरी वो परफॉर्मेंस में था. बट अगेन आप अगर कैरेक्टर पे जाएं, कहानी स्टोरी टेलिंग पे जाएं, कैरेक्टर आर्क पे जाएं, तो मेरे सवाल में फिर जहन में सवाल ये आता है, भाई तुमने किया क्या इतने सारे महीनों में इन सारी बातों के बारे में? कुछ भी नहीं किया. अगर तो ये चंद हफ्तों की बात होती तो समझ में आता. लेकिन शीरीं क्योंकि कह चुकी है कि 4-5 महीने पहले मैंने देखा जरमाला को और सरबुलंद को, तो इसका मतलब है कि बहुत टाइम गुजर गया यार. 5-6-7 महीने गुजर गए हैं भाई. सो जो सरदार का एक औरा, ठीक है आप ये भी कह लेंगे यार वो सरदार बन गया, वो सरदार बनना नहीं चाहता था, तो फिर मैं अब ये अज्यूम करूं कि ही इज नॉट अ केपेबल सरदार, देन ही इज अ फेल्ड सरदार. सारी बातें तो नहीं हो सकती ना. जहन में तो फिर यही आता है कि यार कि इज नॉट अ वेरी गुड सरदार. देन अगर इतने सारे महीने गुजर गए और वो इन चीज़ों को फिगर आउट ही नहीं कर पाया, और अब जब वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर मैं नहीं एसोसिएट करूंगा. तो ये कहानी की भी वीकनेस है. अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये स्क्वायरली दानियाल का ही फॉल्ट है कि दानियाल नहीं एक्सप्रेशन दे रहा, या दानियाल ने मेरे ख्याल में दे दी एक्सप्रेशन. इन दैट मोमेंट मुझे नज़र आ गए जो देखे मैंने. बाकी तो देखे ही नहीं क्योंकि वो कैमरा जो था वो दूसरी तरफ था, रिएक्शन पे था, एक्शन पे नहीं था. लेकिन जो देखे मुझे सही लगे. लेकिन जो सही लगे भी उसका मैंने इम्पैक्ट नहीं महसूस किया, क्योंकि जो मैं सारी बात आपको कह चुका हूँ किरदार के बारे में. सो जंजीरे में ये प्रॉब्लम्स हैं. जंजीरे में ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता अब. लेकिन एक इस पूरे ये जो सीक्वेंस था, पूरा जो सीन था, उसमें जो बड़ी स्ट्राइकिंग एक बात थी जो कि मुझे अच्छी लगी, वो ये थी जब वो पूरी बात कर लेता है, कहता है कि मैं आई फील लाइक अ कंप्लीट लूज़र, मैं सरदार बन तो गया हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा. जिसमें आपको इस बात का भी जवाब मिल जाता है भाई कि 6 महीने से उसने किया कुछ नहीं. वो अलग बात है, अटैम्प्ट करते हुए तो दिखा देते, बट एनीवे कुछ नहीं कर रहा. और वो आगे से कहती है कि आप मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ. आप मुझे भी तो देखें, मैं भी तो हूँ. और ये बड़े पावरफुल मुझे लाइन लगी. क्रेडिट टू सज्जल एज वेल, ऑब्वियसली फिनोमिनल एक्ट्रेस. बट मुझे लगा कि ये जो बात का मकसद है ये 2 टोन बात है, ड्यूअल मीनिंग बात है. एक तो ये है कि यार आप बानों के बारे में सोच रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, किसी के कंधे पर सर रख के आप रो नहीं सकते, किसी से अपनी बातें नहीं शेयर कर सकते. तो मैं हूँ ना, मैं भी तो हूँ आपके साथ. जो नहीं आप उनके बारे में सोच रहे हैं, मैं हूँ आपके सामने, मेरे बारे में सोचें. नॉट दैट कि उसने कोई इस सेंस में कहा कि मैं बहुत मोहब्बत कर रही हूँ और आप भी मेरे से मोहब्बत कर लें, बट एक जेस्चर है कंपेनियनशिप का. 2 people who've gone through so much, कि यार I'm here, you can talk to me. एक वो उसका मतलब निकलता है. और एक मतलब निकलता है कि मैं हूँ ना यार, देखें मैं भी तो हूँ. मुदस्सिर जिससे मेरी शादी हुई, नई शादी हुई, शादी के शुरू के दिन थे. खैर टाइमलाइंस मुझे अब कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, बट शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था. मेरे मियाँ को मार दिया, मेरे घर में होते हुए मैं इतने एक मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ. तो मुझे भी तो देखें आप, मैं भी तो जी गई ना, जी रही हूँ. मैं भी तो उससे ऐसा लगता है अब कि बाहर आ गई है, उस बहुत बड़े ट्रॉमा से आ गई ना बाहर, तो मुझे भी तो देखें. तो ये मुझे बात, ये डायलॉग, ये सीन बहुत पसंद आया.
एंड में बहरहाल वो कैंटीन में जो बैठे होते हैं तो वो उसने बिरयानी की जो चम्मच मुंह में डाली है उसके बाद उसका जो रिएक्शन जहाँ पे फ्रीज होगी एपिसोड, वो अगले हफ्ते उसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या था, क्या उसके मुंह में इलायची आ गई थी जिस वजह से उसने ये रिएक्शन दिया है या कोई और वजह थी। बिरयानी खाते हुए मुंह में इलायची आ जाए अगर, तो फिर मेरा तो ऐसा ही रिएक्शन होगा। सरबुलंद खान के बारे में नहीं पता, तो ये अगले हफ्ते देखते हैं कि उसने रिएक्शन क्यों दिया। एनीवे, आपका जंजीरें के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या फीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मूविंग ऑन टू देन डॉक्टर बहू। अच्छा, डॉक्टर बहू की ये 29th और 30th एपिसोड थी और इसमें 29th और 30th थी और इसमें ऐसा लग रहा है कि लग रहा है क्या, इसमें ऐसा महसूस हुआ कि फोकस कहानी का वापस आया अब सलमान और सानिया की तरफ। फरीन हैज़ ऑब्वियसली पास्ट अवे नाउ, वो तो चैप्टर वैसे ही क्लोज हो गया, बट फरीन से मुतल्लिक वो सीन बड़ा ही शानदार था डॉक्टर शाहनवाज़ का। मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि डॉक्टर शाहनवाज़ का जो किरदार है, एक तो शहजाद नवाज़ ने निभाया भी बहुत खूबसूरती के साथ है, लेकिन ये वाकई में बड़ा लिखा हुआ खूबसूरत तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्सक्यूज़ मी ये एक नेगेटिव या ग्रे कैरेक्टर है तो आप उस ग्रे कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर को खूबसूरत नहीं कह सकते, उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहानी की बात कर रहे हो ना, आप किरदारों की बात कर रहे हो। सो राइटर ने जिस तरह से उस किरदार को बुना है, आपको वो किरदार इंगेज्ड रखता है, अपने से जुड़ा रखता है, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर, बिकॉज इट्स शोन टू बी अ ह्यूमन। एंड हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली ग्रे किरदारों का ऐसा तस्वुर कम ही देखने में आता है। या तो जो अगर बुरा है, और हम बहुत बार पहले ये बात कर चुके हैं, बुरा है तो बहुत ही बुरा है, मिस्कीन है तो बहुत ही मिस्कीन है, अच्छा है तो फरिश्ता ही है, बीच के शेड्स हमें नज़र नहीं आते। और डॉक्टर बहू की खूबी ही ये है कि हर किरदार, चाहे वो सानिया हो, सलमान हो, डॉक्टर शाहनवाज़ हो, फैज़ान हो, अंबर हो, मिना हो, इस दुनिया में हर किरदार के बहुत मुख्तलिफ किस्म के शेड्स हैं। कोई शेड आपको अच्छा लगता है, कोई शेड आपको बुरा लगता है, बट वो कोई भी शेड ऐसा नहीं है कि जो उनको इंसान होने के एम्बिट से निकाल दे कि यार ये इंसान ही नहीं है, या तो ये फरिश्ता है, या ये हैवान है, या ये शैतान है। ये खूबसूरती है डॉक्टर बहू की। लॉट ऑफ क्रेडिट टू सनम फॉर राइटिंग द कैरेक्टर्स लाइक दैट, एंड ऑफ कोर्स टू महरीन जब्बार एज वेल, जिन्होंने इन किरदारों को, क्योंकि अगर ये किरदार जैसे लिखे हुए हैं अगर किसी और के हाथों में जाते तो वो डायरेक्टर शायद इनको उस लेंस से पिक्चराइज करता कि वो शायद ये जो एसेंस है, इनकी खूबसूरती है इनके ग्रे शेड्स में, वो शायद नज़र ना आती। सो राइटर डायरेक्टर कॉम्बो बड़ा ज़रूरी है। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि अगर फ्यूचर में सनम और महरीन साथ में काम करते हैं तो वो अब कैसा होगा। एनीवे, बैक टू डॉक्टर शाहनवाज, दैट सीन वे इज सिटिंग ऑन दैट बेड एंड ही सेज कि झूठ बोला था तुमने मेरे से, तुमने कहा कि तुम बर्दाश्त कर सकोगी, नहीं किया तुमने बर्दाश्त। मुझसे कहा कि तुम सच सह लोगी, मैं जानता था कि तुम में हिम्मत नहीं। सुन तो लेती मेरी बात, मुझे मौका तो देती बोलने का। इतने साल तुमने मेरे साथ गुजार दिए, तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि मेरे जैसा मर्द इजहार करने को अपनी कमजोरी समझता है। मेरे जैसा मर्द इजहार को अपनी कमजोरी समझता है। मीनिंग जो मैंने इससे डिड्यूस किया, दैट ऑब्वियसली ही लव्ड फरहीन, ऑब्वियसली ही डिड। मेरी ये रीडिंग है भाई, मुझे नहीं पता आप लोग इससे कितना अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, और आपने इसको किस जाविये से देखा है। देन ही गोज एंड सिट्स डाउन ऑन दैट सीट ड्रेसिंग टेबल के सामने, एंड ही आई थिंक पिक्स अप हर परफ्यूम और लिपस्टिक और व्हाटएवर, आई डोंट नो। ही रिमेंबर्स द कॉन्वर्सेशन के शी सेज कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। लाइक मेरे कहने से क्या होगा, तुम्हें पता है तुम अच्छी लग रही हो इसलिए तुम पूछ रही हो, मेरे कहने से यकीन आ जाएगा। कहती है अच्छा तो लगेगा, मीनिंग कि यार why did I not share those things with her, why did I not express how I felt about her, a very real and genuine emotion. It's not like that
आपने डॉक्टर शाहनवाज को वाइट वॉश कर दिया है, जैसे अक्सर ड्रामों में होता है. इट्स नॉट लाइक हम भूल गए हैं कि डॉक्टर शाहनवाज को के क्या मसले मसाइल हैं, कि वो किस तरह का शौहर था, किस तरह का बाप है, और कैसे उसने लोगों की ज़िंदगियां अजीरन बनाई हैं, कैसे वो जो मुझे नहीं लगता था करप्ट है, लेकिन चलो जो एक इंसिनुएशन दोबारा वो करप्शन वाला एंगल भी हमने देखा दूसरे डॉक्टर साहब के थ्रू कि करप्ट है. वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंसान है यार. बीवी मर गई है, बीवी के मरने के बाद अगर उसका ये रिएक्शन ना होता, अगर वो अभी भी हार्डन्ड एक नट होता और वो कोई अपना इमोशन ना एक्सप्रेस करता, तो फिर ये बहुत ऑर्डिनरी कैरेक्टर हो जाता, ये कहानी ऑर्डिनरी हो जाती कि हाँ यार ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ना, ये तो ऐसा ही है. जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने सबने कितनी नफरत की डॉक्टर शाहनवाज से, ये ऐसे नार्सिसिस्टिक मैंने कहा यार एक औरत ने पूरी 37-38 साल लगा दी इस बात में कि वो ऐसी बन जाए जैसा उसका मियाँ चाहता था, और मियाँ उसको ये तक ना कह सका, एक लाइन ना बोल सका कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ. ऑल ऑफ दैट स्टैंड्स ट्रू स्टिल. It doesn't absolve Dr. Shahnawaz of anything, but this very little detail that he wanted to say it, that he still didn't want to say it, but he felt that emotion somewhere in his heart. He did love Farheen. Just knowing that, I don't know, brings some value to this character. I'm not saying it glamorizes the character or it makes it appealing. No. But it just brings that nuance to this character that makes it appear more human, which makes the story more interesting and the storytelling more engaging. I appreciate the writer and director जिन्होंने इन 2 एपिसोड में डॉक्टर शाहनवाज को ऐसा नहीं दिखाया कि वो फरहीन की डेथ से भी मूव ऑन कर गया और वो अपने ज़िंदगी को वैसे ही जी रहा है जैसे वो इस वाक़े से पहले जी रहा था. सो दैट वाज गुड. जो मुझे बड़ा एक सरप्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, हालांकि मैंने ये बात पिछले हफ्ते आपसे शेयर की थी अपने रिव्यू में, कि ये सलमान और फैज़ान पीस ऑफ द सेम पॉड, अपने बाप का एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री टाइप सीन है. ये अपने बाप की ही शबीह हैं, अपने बाप ही की सूरत हैं, वन वे और दी अदर. और इस एपिसोड में जिस तरह से हमने सलमान का रिएक्शन देखा, मुझे एक्चुअली लगा कि सलमान फैज़ान से ज़्यादा डॉक्टर शाहनवाज जैसे. फैज़ान कहता ना कि मैंने जो भी किया लेकिन मैंने मिना को कभी उसकी मर्जी करने से नहीं रोका. कम से कम मैंने कभी मीना पर अपनी मर्जी नहीं थोपी. बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिसमें उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसका गिरबान भी पकड़ लिया अपने बड़े भाई का. सलमान ने बात फेयर की उसने. अगेन दैट डजंट अब्सॉल्व फैज़ान ऑफ हिज बैड डीड्स और हिज रॉन्ग एक्शंस, बट इट जस्ट पुट सलमान इन दैट स्पॉटलाइट कि यार हम सब लोगों की जो रीडिंग थी सलमान की शुरू की एपिसोड्स में कि ही सच अ ग्रीन फ्लैग, और सामने जो नज़र आया, जो रोमांस हमने देखा, 2 अब जाविये निकलते ना, या तो वो सही था उस वक़्त हमारी रीडिंग और अब ये किरदार ऐसा हो गया है, या इस किरदार ने हम सबको बशमूल सानिया के चीट किया. फैज़ान ने चीट किया मिना को विद अनदर वुमन, और सलमान ने चीट किया सानिया को इमोशनली बाय शोइंग अ साइड ऑफ हिमसेल्फ, ट्रू साइड, but hiding the other uglier side of himself. Excuse me. चीट दोनों ने किया, फैज़ान ने भी चीट किया, सलमान ने भी चीट किया, लेकिन सलमान के अंदर बाप की वो है ट्रेट, गॉड कॉम्प्लेक्स वाली, कि मैं सही हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं इस्तीफा दे दो, क्योंकि यार मैं तो इस नीयत से कह रहा हूं ना कि मेरी माँ की जिंदगी उसने हराम की. कांस्टेंट उसका जो वो डिफ्लेक्शन वाला जो प्रॉब्लम है ना, प्रोजेक्शन वाला, कि किसी और के ऊपर अपनी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, डिफ्लेक्ट कर देना. इतनी बड़ी बात सानिया उसको बताती है बाप के बारे में. कहते हैं यार अगर मुझे पहले पता होता कि
मेरी माँ को ये सारी तकलीफ उस औरत ने पहुंचाई है, मैं कभी भी उस हमले के बाद उसके अस्पताल में ना जाता। कह रही है तो मैं आकाश के हमले से मर जाता, लेकिन कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं जाता। And Sania is like, Salman, you're missing the point here. The point is not कि डॉक्टर रुबीना ने क्या किया या क्या था या पास्ट में क्या था या क्या नहीं था, हालांकि डॉक्टर रुबीना ने तो कुछ किया नहीं। The point is कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है, तुम क्यों नहीं देख रहे हो ये? इट्स नॉट डॉक्टर रुबीना, इट्स अंकल। ज्यादती तो उन्होंने की है ना। वो नहीं देखता। और जिस तरह वो बाप के एक्शंस को, बाप के गलत एक्शंस को, बाप की बुराइयों को, बहुत सारियों को देखता भी, हमने शुरू में देखा, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इजी फॉर अ व्यूअर टू गेट कंफ्यूज देन, क्योंकि यार हमने तो सलमान को एक ऐसे किरदार की तौर पे देखा है जो कि बुराइयों को पॉइंट आउट करता है, जो कि जिसको पता, और जो कि खुद कहता है कि मेरे बाप को गॉड कॉम्प्लेक्स है, जो कि खुद कहता है कि मेरा बाप गलत करता है, मेरा बाप ज्यादती करता है, जो कि खुश होता है कि उसकी बीवी स्टैंड लेती है उसके बाप के खिलाफ। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद कब सलमान खुद अपना बाप बना, ये कब सलमान खुद अपने बाप जैसा बना, ये उसने रियलाइज ही नहीं किया। अपनी बाप की बुराइयां पॉइंट आउट करते करते, अपने बाप के बारे में ये बात कहते कहते कि उसको गॉड कॉम्प्लेक्स है, सलमान को खुद हो गया गॉड कॉम्प्लेक्स। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी औलाद, तुम नहीं जाओगी, इस्तीफा दे दो, मेरी माँ को दुख पहुंचाया। वो भाई उसका क्या, जिसके साथ शादी करके लाए थे, जो उसको तुम कहते थे तुम मेरी सुपरस्टार हो। अ पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो इन डाउट कि यार ये जो आपने सलमान को दिखाया है कि फ्रॉम वेयर ही वॉज, कि वो सानिया को अपनी सुपरस्टार मानता था, बाप के अंदर सारे फ्लॉज पॉइंट आउट करता था, बड़ा सीधा सा लगता था कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, खरा आदमी है, रेड ग्रीन फ्लैग है, वो एकदम ऐसा कैसे हो गया? मेरे जहन में सवाल ज़रूर आता है, लेकिन मेरे जहन में जो इसी सवाल का जवाब मैंने खुद से दिया है वो ये है कि यार वो ऐसा शो करा रहा था, वो हमेशा से ही ऐसा था। जैसे कभी कभी हमारे अंदर अच्छी चीज़ों को लेके कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं कि हम अपनी अच्छी एनर्जीज को नहीं टैप कर पाते। लोगों के अंदर स्किल सेट होता है, टैलेंट होता है, उसको नहीं टैप कर पाते जब तक कोई उसको उभार के सामने नहीं लेके आता। इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर कुछ बुराइयां भी ऐसी होती हैं कि जो कि बाहर नहीं आती जब तक आप किसी ऐसी सिचुएशन, इन सर्कमस्टांसेस में ना आए जहां पे वो फिर आपकी साइड बाहर आए। तो सलमान की हमने छोटे छोटे बर्स देखे थे पहले, जो उसने पहले अपने एम्प्लॉय को मारा था, जब सानिया के घर पहली बार गया था उसके कज़न को वहाँ पे मारा था। वायलेंट वो हमेशा से था, स्पॉइल्ड ब्रैट वो हमेशा से था। अपने ऑफिस के लड़के को भी उसने बोला था कि मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर वो जो अब दूसरा जो लड़का था जिसके साथ पार्टनरशिप की थी, उसके ज्यादती उसने की, श्योर की। फिर अपने भाई के साथ जिस तरह उसने गिरबान इस बार पकड़ा है, तो उसके अंदर वायलेंस स्ट्रीक एक जो बदतमीजी या ये जो एक जो मुझे जो हमेशा लगता है कि एक स्पॉइल्ड ब्रैट होने का उसके अंदर ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भर के टूट के भरे हुए हमेशा से थे। इस बार इसने सानिया को शट अप भी बोला, करती मैं शट अप, फिर अपोलोजाइज किया। तो ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेट्स, ये नेगेटिव क्वालिटीज सलमान के अंदर हमेशा से थी। जब जब कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हुई वो आई बाहर, और अब क्योंकि एक फुल फ्लेजेड ऐसा एक माहौल बन गया है जहाँ पे ऑफ कोर्स ही इज लॉस्ट समबडी दैट ही लव्ड डियरली, अपनी माँ का बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। अब उसके अंदर ये जो सारी चीज़ें फंसी हुई थी वो और खुल के सामने आ रही है। तो मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन को, आप लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं। बट अगेन इस चीज़ के लिए शुजा को बहुत क्रेडिट। आई थिंक शुजा ने अब जैसे वो सीन था जिसमें सलमान फैज़ान को गिरबान से पकड़ता है, शुजा ना बड़ा जब परफॉर्म कर रहा होता है सीन्स को, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि अनइनहिबिटेड तरीके के साथ परफॉर्म करता है। उसको एज एन एक्टर कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ एक्टर्स थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे they feel that they're acting and there's another actor, there's another human being, a person involved.
But when you see Shuja perform, it's like he's taking the other person, the other actor, as just a character, which is good. The actors are supposed to do that. So he's not in that moment, ऐसा लगता नहीं he's thinking oh I might hurt my co-actor या मैं ऐसा ना हो कि like you know ये awkward हो जाए. No, he is Salman. He's not Shuja Asad. He's Salman. He's acting and behaving like Salman. And उसके सामने उसका भाई खड़ा है फैजान और उसके साथ वो इसी तरह बदतमीजी से बात करेगा. Good performance. Very impactful. And the way that Minna is now trying to tell him. But again, you see, the thing is that these are the conversations that we've seen Salman have with Minna. Which is why I'm saying ना मेरे देन में doubt है कि यार सलमान की ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं कहीं पे लगता ज़रूर है कि है ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई. वो भी है. ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आई एम सोल्ड ऑन दी आइडिया कि यार इस सलमान के अंदर ये हमेशा से नेगेटिव ट्रेस और एनर्जीज थी एक्सक्यूज मी जो अब बाहर आ रही हैं. गला खुश्क हो गया, 1.5 घंटे से अकेला बोल रहा हूँ भाई ऑलमोस्ट, इसलिए खांसी हो रही है. एनीवे या सो मिना और सलमान की बहुत सारी हमने कॉन्वर्सेशन देखी जिसमें सलमान ये कहता था कि यार मैं नहीं चाहता कि सानिया ऐसी हो, या इवन सानिया से पहले कि मेरी शादी कैसी लड़की के साथ हो, मैं बाप गलत कर रहा है, मैं आई कांट सी यू लाइक दिस. मिना के बारे में सारी बातें कहता था. फिर वो अब सानिया को क्यों नहीं देख पा रहा कि सानिया की चेहरे की रोशनी जो वो छीन रहा है, सानिया की आंखों में से जो रोशनी वो ख़त्म कर रहा है, वो सलमान को क्यों नहीं नज़र आ रही. माँ की डेथ की वजह से वो इतना ब्लाइंडेड हो गया है इन इमोशन कि बस उसको लग रहा है कि जिस वजह से माँ की डेथ हुई उस तरफ कोई देखे भी नहीं, जाए ही नहीं कोई इस तरफ. मानने को आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 19-20 की एग्जीक्यूशन का फॉल्टर हुई है थोड़ी सी सलमान के इस बात को लेके. सानिया भी अपनी तरफ अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, मुझे तो एक्चुअली अब लग रहा है कि सानिया को बहुत ज़्यादा सलमान है. कहती है ना कि मेरे गर्दन पे इतने ज़ोर से पैर ना रखो कि मैं सांस ना ले सकूं, मेरे गले पे इतना पाँव ना रखो कि मेरा सांस बंद हो जाए सलमान. तो जिन लोगों का ये कंसर्न था, मैं पिछले हफ्ते की मेरे फीडबैक के बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार उसको बता देना चाहिए था सलमान को. क्या आपको वाकई में लगता है कि सलमान इस तरह का आदमी है कि जिसमें आप इतना कन्फाइड कर सकें इस तरह से? उसके रिएक्शन तो देखें. मुझे तो बल्कि सानिया का वो रिएक्शन ऑफ लगा जब फैज़ान और सलमान और डॉक्टर शाहनवाज की ये पूरी कॉन्वर्सेशन होती है. उसके बाद वो सलमान को स्लीव से पकड़ के ले जाती है कमरे में वापस. क्यों? उसी कमरे से तो वो निकल के आई थी ये कह के कि मेरे गर्दन पे इतना जोर का पैर ना रखोगे मैं सांस ना ले सकूं. यार इनफ कि तुम्हें अपने बच्चे के बारे में तुम्हें फिक्र है, अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है. तो वो क्यों उसका हाथ पकड़ के बाजू पकड़ के उसको वापस लेके गई ये कमरे में? वो बात मुझे थोड़ी सी फील हुई. बट अदर देन दैट सानिया का रिएक्शन इस तरह का, भाई शादी होते ही जिस तरह के सर्कमस्टांसेस से वो गुजरी है, जिस तरह का फादर इन लॉ उसको मिला, जिस तरह से उसको ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने ड्रीम के ऊपर. अब फाइनली जब उसकी एक जगह पे वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, शी इज़ बिकम प्रेग्नेंट, मियाँ कह रहा है कि वो नौकरी छोड़ दो, वो रेजिडेंटशिप तुम छोड़ दो, रेजिडेंसी ख़त्म कर दो. तो यार वो बंदी क्या करेगी जो ऑलरेडी एक, एंड I hope that I don't sound ignorant when I say that, but obviously when a woman gets pregnant तो emotionally she's ख़वातीन एक फेज़ से गुज़रती हैं मेरे ख्याल में. मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग बहुत सारी ख़वातीन हैं और उनमें डॉक्टर्स भी हैं, अगर मैं वो गलत बात कर रहा हूँ मुझे करेक्ट कर दिएगा. बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से इट्स अ सेंसिटिव टाइम फॉर वुमेन. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर फॉर हर, अपनी बीवी के साथ बैठ के भाई उसको समझने के बजाय कि वो चाह क्या रही है, कॉन्वर्सेशन करने के बजाय, तुम्हारी क्योंकि माँ मर गई हार्ट अटैक से तुम्हारे बाप की वजह से, तो तुम उसके 40 साल पुराने जो एक्स थी उसके दफ्तर में, उसके हॉस्पिटल में अपनी बीवी को नहीं काम करने दोगे. ये वो सलमान तो नहीं है जिससे हमने बहुत मोहब्बत की थी और जिससे सानिया ने बहुत मोहब्बत की थी. एंड में वो है ना, शी इज़ लाइक यू नो इंस्पायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस, सानिया सेज दैट मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ. सलमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ.
मोहब्बत अजीब चीज़ है, चाहे तो बना दे, चाहे तो सांस उखाड़ दे, आपका सांसें रोक ले। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैं सलमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। एंड पार्ट ऑफ मी विश्ड कि यार इतना हमारे ड्रामा में दिखाते हैं कि ऐसी कॉन्वर्सेशन सुन लेता कोई और। आई वाज लाइक यार काश सलमान ये सुन ले सारी बातें कि सानिया उसके बारे में क्या सोचती है, सानिया के क्या जज्बात हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। शायद अगले एपिसोड में पता चले कि सलमान वहीं था, उसने सुन ली बात। बट आई वॉन्टेड दैट सीन कि ये जो सानिया के दिमाग में सारी बात चल रही है। वैसे तो आई एक्चुअली वॉन्ट सलमान टू सिट डाउन विद सानिया एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन ऑन हिज ओन। Why isn't he? And that's where this entire conversation comes in कि वो अपने बाप की फोटोकॉपी है। मैं तो कहता हूँ मिनी डॉक्टर शाहनवाज है। अगेन नॉट फैजान बट सलमान इन माई असेसमेंट। आई डोंट नो हाउ यू गाइज हैव रेड द स्टोरी। व्हाट वाज दैट सीन? अगर आमना होती तो मुझसे पूछता कि वो जब सुमेरा खाना लेके आती है सानिया के लिए, सानिया जस्ट starts eating really quickly. वो स्ट्रेस ईटिंग का तो मुझे पता है, पर वो स्ट्रेस ईटिंग था या कुछ और था, समथिंग एल्स ट्रिगर्ड इट। वो ये सोचती कि ओ आई हैव टू फीड दिस बेबी ऑल्सो बिकॉज मैं खुद खाऊं ना खाऊं, मुझे बच्चे का ख्याल रखना है, इसलिए वो खा रही थी तेज़ी से। क्या था वो? उस इमोशन को मैं सही तरह से डिसाइफर नहीं कर पाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए था उस इमोशन की आपकी क्या रीडिंग है। अदर देन दैट डॉक्टर साहब ने सुमेरा को फ़ोन कर लिया, मैं लेने आ रहा हूँ बिकॉज करप्शन उन्होंने देखा है कि हो रही है। अंबर आती है मिना के पास कि बताओ मुझे क्या करना है। वो कहती है भाई अपनी टाइम्स में जियो, मैं तो अमेरिका जा रही हूँ अगले हफ्ते अकेली। आई एम डन विद दिस शिट। तुम देखो अपना, देख लो तुमने क्या करना है। यूर एन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन यार, क्या तुम बंदे के पीछे पड़ी हुई हो? अपना करो, उसको लेट हिम फिगर इट आउट। वो कहते ना गाड़ी रोक के, भाई आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मैं अपनी माँ के मरने के 7-8 दिन के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ चला जाऊँ। खैर वो कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद हमने देखा कि सानिया से हैव टेकन अराउंड 20 days मंथ ऑफ। डॉक्टर शाहनवाज की भी बात हुई है कि इज़ ऑफ फॉर 20-25 days। तो ओवरऑल नाउ जिस मोड पे हम स्टोरी में हैं, आई थिंक महीना तो हो गया फरीन को मरे हुए। अगेन टाइम लाइन्स कुड हैव बीन बेटर बिकॉज पिछली बार मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी कहानी में। बट हमने वो सीन देखा था वेयर फैज़ान एंड मिना आर लिटरली पैकिंग सामान रख रहे हैं। वो कहती सूटकेस, उसको बोलो, मैं बोलूँगी वो नीचे ले जाएगा शरफुन। आई वाज लाइक दे वर लीविंग, आई थॉट दे वर लीविंग बिकॉज डॉक्टर शाहनवाज और मिना का भी हमने सीन देखा था। तो वो तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि वो लोग बस अभी फ़्लाइट लेने लगे हैं, उनकी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है और वो जा रहे हैं। और फिर जो फरीन के साथ हुआ वो तो अगले दिन हुआ। बाय दैट टाइम मुझे ऐसा लगा, महसूस हो रहा था कि मिना और फैज़ान तो जा चुके होंगे। तो एक्सक्यूज़ मी अगेन, वो मुझे थोड़ा सा टाइमिंग में इसमें है इशू के समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। एनीवे, डॉक्टर बहू रिमेन्स टू बी अ वेरी सॉलिड ड्रामा विद आई फील स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, अनलेस मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है किरदारों की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी। बाकी सार का इंटरव्यू आया होगा सैटरडे को, आपने नहीं देखा ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह ताला अगली मुलाकात अब होगी वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, जिसमें इंशाल्लाह होपफुली मुझे ज्वाइन करेंगी आमना। और अब क्योंकि मेरा गला बहुत सूख चुका है, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।